दोस्तों आज के समय में 4 में से एक आईफोन भारत में बनता है, लेकिन उसके पीछे लिखा होता है असेंबल्ड इन इंडिया। तो सवाल आता है, क्या आने वाले समय में क्या हम कभी असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मूव कर पाएंगे, या फिर हम हमेशा असेंबलिंग ही करते रहेंगे, या फिर कभी हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो डिजाइन इन इंडिया एंड असेंबल्ड इन इंडिया हो। यानी कि आज के समय में इस चीज के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है और क्या मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है और क्या क्या चांसेस है कि हम असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चलते चले जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंस की। सबसे पहले बात करते हैं असेंबलिंग की। असेंबलिंग वो चीज होती है जहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आते हैं और सबको आपस में चिपका के एक मोबाइल फोन बनाया जाता है। यानी कि ये कंसेप्ट सिर्फ इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि इंडिया में एक समय में हम सबसे ज्यादा फोन चाइनीज से इंपोर्ट करते थे और चाइना के स्मार्टफोन के ऊपर इंपोर्ट की डिपेंडेंसी काफी ज्यादा हुई थी, और वो कम करने के लिए इंडिया में स्मार्टफोन्स की असेंबलिंग वगैरह शुरू की गई थी। और फिर धीरे धीरे एक एक करके कंपोनेंट जैसे चार्जर, केबल और छोटी छोटी चीजों को बनाना शुरू किया गया, जिन्हें बनाना यहाँ पर आसान था। और बात करें 2026 में, तो यहाँ पे इसी चीज को ऊपर लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे अब 29 नए प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन उनकी टोटल वर्थ होती है 7,104 करोड़। और यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया जाएगा, यानी कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स के अंदर अलग अलग छोटे कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, जिसका यूज किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टीवीज, यहाँ पे ऑटोमोटिव यानी कि कार्स के अंदर और अलग अलग हार्डवेयर के अंदर। इवन बात की जाए तो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी कंपनी है जो आज के समय में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन को असेंबल करती है, और वो आज के समय में ये कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे स्मार्टफोन के जो डिस्प्ले जो अभी हम इंपोर्ट करके लाते हैं उनको इंडिया में बनाया जाए, जैसे कि एमोलेड स्क्रीन या फिर एलसीडी स्क्रीन। सिमिलर कहानी हमने सैमसंग के साथ सुनी थी कि सैमसंग अपनी जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन की फैक्ट्री इंडिया में, वहां पे साइड में शुरू करने वाले डिस्प्ले को बनाना भी, जो कि काफी अच्छी चीज है। और अगर इंडिया में अगर डिस्प्ले बनना भी अगर शुरू हो जाते तो ये काफी अच्छी चीज रहती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, कहानी ऐसी है कि हम लोग सिर्फ स्मार्टफोन के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में भी ग्रो करें। जैसे कि बात करें, इंडिया पहली बार फर्स्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोजेक्ट को भी लेकर आ रहा है, जिसका मतलब सिंपल सी बात है कि लास्ट ईयर 2025 में चाइना ने कई सारे रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर रोक लगा दी थी, जिसका इंपैक्ट इंडिया की ईवी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा था, जिस कारण से कई सारी कंपनीज फेराइट मैग्नेट मोटर और दूसरे ऑप्शंस के ऊपर मूव ऑन कर रहे थे। लेकिन इसका ओवरऑल इंपैक्ट फ्यूचर में ना पड़े, इसलिए इंडिया में भी रेयर अर्थ मैग्नेट वाले प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कई सारी दूसरी कंपनीज भी है जो इंडिया के अंदर आज के समय में यहाँ पे मोबाइल फोन के अलग अलग कंपोनेंट और आईटी के हार्डवेयर के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर रेस। सबसे पहली चीज, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना सेमीकंडक्टर के बन नहीं सकता, और दुनिया भर में रेस लगी हुई है प्रोसेसर और मेमोरी बनाने की। जैसे की बात करें दुनिया के सबसे बड़े देशों की, जैसे कि चाइना की, अमेरिका की, ये भी आज के समय में खुद चिप डिजाइनिंग कर रहे हैं, खुद चिप फैब्रिकेशन कर रहे हैं। यूएसए भी ये बोल रहा है कि ताइवान के अंदर जो आप चिप्स बनाते थे वो चीज हम इंडिया में लाएं। जापान की एक कंपनी वो यहाँ पे चिप फैब्रिकेशन में उतर रही है, साउथ कोरिया यहाँ पे चिप्स बनाती है। लेकिन इंडिया का स्टेटस क्या इंडिया में कभी आपको चिप्स देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ऑलरेडी मैंने टाटा के धुलेरा प्लांट के बारे में बात करी, और टाटा एक पहली ऐसी फैब्रिकेशन फैसिलिटी इंडिया में स्टैब्लिश करने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे 28 nm वेस्ट यहाँ पे चिप्स देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक जस्ट एक स्टार्ट होगी। इसके साथ ही ऑलरेडी बताया जाए तो माइक्रोन जैसी कंपनी, जिसने इंडिया में ऑलरेडी असेंबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब सिंपल सी बात बता देता हूँ, फैब वो होती है जहाँ पे आप ग्राउंड अप से एक सिलिकॉन का वेफर बनाते हो और उस वेफर को लेकर आया जाता है असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग फैसिलिटी में, जहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और उन कंपोनेंट्स को आपके मदरबोर्ड या अलग अलग जगह यहाँ पे यूज किया जाता है। और माइक्रोन यहाँ पे इस चीज का प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और माइक्रोन एक वन ऑफ दोज कंपनी जो दुनिया भर में DRAM बनाने में वर्ल्ड लीडर है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे मेमोरी क्राइसिस चल रहा है, और इस वजह से ये भी बोला गया कि 10% जो ग्लोबल DRAM होगी या ग्लोबल DRAM के जो कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स होंगे वो हम इंडिया से बनाएंगे, यानी कि उनकी असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग हम यहाँ पे करेंगे, जो वेफर्स यहाँ पे आएंगे। और ये चीज भी अगर होती है तो इससे इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारा जो सर्वर साइड में एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। और ऑलरेडी जो माइक्रोन है ना, वो इंडिया के अंदर जो डेल कंपनी के जो लैपटॉप्स होते हैं ना, उसके अंदर इसने अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को लगाना शुरू भी कर दिया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। यानी कि डायरेक्शन हमारा काफी ज्यादा सही जा रहा है, लेकिन अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। और यहाँ पे ऐसे ही अब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसके अंदर और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए और ज्यादा फैब्स के ऊपर फोकस किया जाए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जिसकी बात करें यहाँ पे काइंस टेक्नोलॉजी, जो कि ओसेट यानी कि असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग करेगी सनातन गुजरात में, और इसके अंदर बोला गया कि ये माइक्रो LED के लिए जॉइंट वेंचर करेंगे और गैलियम नाइट्रेट फैब को ओपन करेंगे और नॉन चाइनीज पार्टनर को ढूंढ रहे, जिस तरीके से चिप के अंदर पैकेजिंग वगैरह की जा सके। ऐसे ही CG पावर ये भी अपना इस साल तक प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। इसी के साथ ही टाटा ग्रुप की एक ओसेट फैसिलिटी जो कि असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग करेगी असम के अंदर, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही HCL ऑफ फॉक्सकॉन भी यूपी में प्लांट
सेटअप करें जिसके अंदर डिस्प्ले ड्राइवर की आईसीज यहाँ पे बनाई जाएंगी। इसके साथ ही 3D ग्लास सॉल्यूशन से कंपनी ओडिशा में जो कि यहाँ पे फोकस करेगी एडवांस पैकेजिंग चिप्स को, और ऐसे ही ओडिशा के अंदर यहाँ पे SIC सैम है जो कि यहाँ पे SIC फैब और पैकेजिंग करेगी। इसके साथ ही कुछ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स भी है जिसके अंदर आप कॉन्टिनेंटल डिवाइस लिमिटेड है पंजाब में जो कि डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर बनाएगा, और एक ASIP टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में जो यहाँ पे एडवांस पैकेजिंग करेगी। देखो इंडिया में अब धीरे धीरे यहाँ पे चिप की फैब्रिकेशन शुरू होगी और उसकी असेंबलिंग और पैकेजिंग शुरू होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो कंपोनेंट जो हम पहले बाहर से ले रहे थे ना, उसकी अब हमें जरूरत यहाँ पे कम से कम पड़ेगी और हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद पे डिपेंड कर पाएंगे और बाहर से लेना काफी ज्यादा कम पड़े। हालांकि कुछ खास बातें बता देता हूँ, इंडिया में अगर ज्यादातर कंपोनेंट अगर बनेंगे तो उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको मोबाइल फोन यहाँ पे सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि सस्ती बात ये कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में चीज बन रही है तो सस्ती बन रही है। यहाँ पर बात है कि अब हमारी जो डिपेंडेंसी दूसरी ग्लोबल कंट्रीज पे काफी ज्यादा कम हो गई है। और इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज इधर ये कि यहाँ पे हम अब ये फोकस नहीं कर रहे कि इंडिया के अंदर हम स्मार्टफोन हम इंडिया के लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें क्योंकि 99% जो फोन्स भी मार्केट में मिलते हैं ना वो सभी के सभी इंडिया में ही असेंबल होते हैं, और 1% ऐसे फोन्स अभी भी हैं जो अभी बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं। इसके साथ ही बात है कि इंडिया को एज एन एक्सपोर्ट हब बनाना है, यानी कि इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे बाहर की तरफ करना है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, मेमोरी क्राइसिस कारण मेमोरी प्राइसेस की जो कीमत है ग्लोबल लेवल पे बढ़ी है। इंडिया में अगर इनकी पैकेजिंग वगैरह भी अगर शुरू हो जाएगी तो उससे बेनिफिट मिलेगा। जो इंडिया में रैम और मॉड्यूल्स बन रहे वो भी शायद कहीं ना कहीं AI हार्डवेयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज हो, और मोबाइल फोन के अंदर ओवरऑल अगर बिल ऑफ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो इंडिया में जो कंपोनेंट्स बन रहे तो उनके आने से प्राइसिंग में इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये बात आपको समझनी है। इसके साथ ही बात है कि हाँ, ये सिर्फ एक छोटी सी स्टार्ट है। आने वाले समय में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा तेजी से इवॉल्व और बदल सकती है। सबसे पहली चीज इधर ये कि इंडिया में आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हम 2 nm या 1.4 nm पे जाएं, लेकिन उसे अचीव करने में अभी 8 से 10 साल लग जाएंगे। और अभी भी देखा जाए तो अभी भी हम काफी ज्यादा नई फेज के अंदर और नेक्स्ट लेवल को अप करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी बात है कि इंडिया में ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। अगर मैं बात करूं 6G टेक्नोलॉजी की, तो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस के अंदर अभी तक ये होता था कि अभी तक हम टेक्नोलॉजी जो लेते थे वो बाहर से लेते थे, और जो भी प्रोडक्ट जो भी जैसे जियो बोलता था कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी असेंबल्ड इंडिया होता था, क्योंकि कई सारे जो IPs होते थे यानी कि जो पेटेंट्स है वो यहाँ पे हम इंडिया में ओन नहीं करते थे टेलीकम्युनिकेशन के। हम ज्यादातर जो लाइसेंस होता था बाहर से लेते थे, जिस वजह से कई सारी जो रॉयल्टी की फीस है वो बाहर देनी पड़ती थी। अब उस चीज को रोके जाने के लिए 6G डेवलपमेंट में काम हो रहा है। ऑलरेडी 4000 से ज्यादा पेटेंट्स को कंट्रीब्यूट किया गया, लेकिन 250 प्लस पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं, और प्लान किया जा रहा है बाय 2030 यहाँ पे 10% जो ग्लोबल 5G के पेटेंट्स उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन हो, ताकि आने वाले समय में ऐसा नहीं रहे कि हम सारे पेटेंट्स और IPs जो हम 6G के अंदर यूज करेंगे वो हम आने वाले समय में दूसरे लोग या दूसरे देशों को देते रहे। कोई सारी चीजें हम इंडिया के अंदर भी रखने की जरूरत है। इसके साथ ही इंडिया में डीप टेक और R&D और स्टार्टअप को भी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। यानी कि R&D करने में एक सिंपल सी बात है कि R&D करना, IP क्रिएशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, और आज के समय में कई सारे जो स्टार्टअप होते हैं ना R&D या डीप टेक को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका सिंपल सा मेन फंडा बताऊं क्या रहता है। उनका फंडा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी घुसना, प्रोडक्ट बनाना, किसी भी क्वालिटी का हो उसको ज्यादा से ज्यादा बेचना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, वैल्यूएशन क्रिएट करना, IPO लाना, ये सिंपल सा कंसेप्ट रहता है। डीप टेक R&D में क्या रहता है कि अगर आप कोर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ना तो आपको कई साल लग जाते हैं R&D करके कोर टेक्नोलॉजी बनाने में और उसका पेटेंट हासिल करने में। और आज भी देखा जो इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स हैं उनका भी कोई ऐसा बड़ा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी चीज को चेंज करने के लिए R&D के अंदर यहाँ पे चेंज किया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से स्टार्टअप्स को फंड किया जाए और उनको लंबे समय तक सपोर्ट किया जाए ताकि वहां से R&D यहाँ पे निकले। इवन एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया से भले ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे काफी ज्यादा जाता है पेटेंट्स के लिए, लेकिन एक बात रहती है कि पेटेंट के लिए फाइल करना काफी आसान है। कई सारी यूनिवर्सिटीज, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पेटेंट्स को यहाँ पे फाइल कर देती है, क्योंकि वहां पे उन्हें हर पेटेंट की फाइलिंग पे ग्रांट मिलती है। लेकिन पेटेंट का अप्रूव होना ये सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है, और वैसे अप्रूवल रेट इंडिया में काफी ज्यादा कम है। इस चीज को यहाँ पे चेंज करना है, जिसके अंदर ये बोला गया कि 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा उन प्राइवेट सेक्टर को R&D को जो कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर आपके सेमीकंडक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। इवन देखा जाए तो कई सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पे 20 ईयर का विंडो दिया जाएगा, यानी कि उनको स्टार्टअप 20 साल तक माना जाएगा, क्योंकि R&D क्रिएट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इवन बात करें तो इंडिया के जो टॉप स्टार्टअप्स है, टॉप यूनिकॉर्न्स है, उनका भी कंट्रीब्यूशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बात हमने देखी है। और इंडिया में अभी सच बताऊं तो आज के समय R&D और डीप टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि आज के समय में भी जो कई सारी जो टेक्नोलॉजीज होती है ना वो हम बाहर से ही लेते
रहते हैं और कई सारी जो फैब्रिकेशन प्लांट सब ओपन हो रहे हैं वो बाहर के कोलैबोरेशन से ही ओपन हो रहे हैं। जैसे कि टाटा बात करें तो पीएसएमसी के साथ यहाँ पे काम कर रही है और भी जो दूसरी कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बता चुका हूं, जो कि ऑलरेडी इंडिया का फॉक्सकॉन कहा जाता है। ये देखा जाए तो खुद भी स्मार्टफोन असेंबलिंग करते हैं और बाहर से दूसरी टेक्नोलॉजी लेके अपने प्लांट के अंदर बनाते हैं। हालांकि डिक्सन देखा तो इंडिया का फॉक्सकॉन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग इंडिया में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छे तरीके से करते हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप आज के समय में कोई भी मोबाइल फोन यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, तो वो डिक्सन की फैक्ट्री में ही बना हो। आप अपने मोबाइल फोन के डब्बे के पीछे देखना, पता चल जाए कि एग्जैक्टली में आपका मोबाइल फोन का मेकर कौन है और किसकी फैक्ट्री में बना है। यानी कि चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी एक रेस का बाकी है। और बात करें तो असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग की जो जर्नी है उसमें हम ऑलरेडी काफी अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं और बस धीरे धीरे और यहाँ पे करना बाकी है। बात करें तो असेंबलिंग के अंदर फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर वाली रेस तो काफी अच्छी है, लेकिन अच्छी बात ये लग रही है कि इंडिया में शायद 2027 तक आपको गीगा फैक्ट्रीज भी ओपन होती हुई देखने को मिल जाए और जो हम लिथियम आयन सेल्स अभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उनकी भी डिपेंडेंसी कम हो जाए। यानी कि बात करें टाटा की अगरताल से एक कंपनी है जो आज के समय में अपनी सनातन गुजरात के अंदर एक गीगा फैक्ट्री डेवलप कर रही है, जिसके अंदर वो लोग यहाँ पे एनएमसी और एलएफपी टेक्नोलॉजी का यूज करके बैटरीज बनाएंगे जो टाटा की ईवी कार्स के अंदर यूज किया जाएगा। इवन जैगुआर लैंड रोवर की ईवी कार्स में भी यूज किया जाएगा। इसके साथ ही रिलायंस भी गीगा फैक्ट्री भी बना रहा है जो कि जामनगर में बन रही है। होपफुली वो भी 2027 तक शुरू हो जाए तो वो काफी एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक की भी एक गीगा फैक्ट्री आज के समय में तमिलनाडु में, जिसके अंदर वो एनएमसी सेल बना रहे हैं। रिसेंटली एलएफपी सेल भी दिखाया तो उसको भी बनाएंगे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। देखते हैं कि फ्यूचर में इंडिया के अंदर ईवी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या रहता है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा नीचे बात अपने कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।